मैं बाबरलाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज झुंझुनू। देखिए, आज अपन शुरुआत करते हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट, कॉरपोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें अपन जो टॉपिक है वो है इश्यू ऑफ शेयर्स, अंशों का निर्गमन। देखिए कि आपने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ रखा है कि व्यवसाय के 3 स्वरूप होते हैं, जिनमें सबसे पहला स्वरूप एकाकी व्यवसाय, दूसरा स्वरूप साझेदारी और तीसरा कंपनी। तो देखिए, इन व्यवसाय के स्वरूप से ये प्रतीत होता है कि इनमें पूंजी की पृथक पृथक आवश्यकता होती है। जैसा कि एकाकी व्यवसाय में उसका जो एक व्यवसायी होता है, उसका जो स्वयं मालिक होता है, उसके द्वारा ही पूंजी का अपने स्तर पर प्रबंधन कर लिया जाता है। इसी प्रकार साझेदारी जो व्यवसाय होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के किसी व्यवसाय को करते हैं, तो इसके लिए पूंजी का प्रबंधन है वो एकाकी व्यापार की वनिस्पत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसमें उसकी पूंजी का प्रबंधन उन सभी साझेदारियों द्वारा कर लिया जाता है। इसी प्रकार जो तीसरा जो स्वरूप है कंपनी, जो एक व्यापार का एक वृहद स्वरूप होता है, जिसके लिए पूंजी का प्रबंधन एक व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं होता है, बल्कि वह पूंजी की जो व्यवस्था है वो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करती है। कहने का आशय यह है कि कंपनी की स्थिति में बहुत ही अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, और इस पूंजी की जो व्यवस्था है वो विभिन्न प्रकार से स्रोतों से की जाती है। जैसा कि इश्यू ऑफ शेयर्स में भी कई प्रकार के शेयर्स हैं, लेकिन अपने यहाँ 2 प्रकार के शेयर्स का अध्ययन करेंगे। पहला है इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। इसी प्रकार अलग से और भी पूंजी के जो स्रोत हैं, जैसे कि इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण उधार लेकर के। तो देखिए, आज अपन केवल जो अध्ययन करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स, अंशों के निर्गमन के द्वारा पूंजी जो प्राप्त की जाती है कंपनी के द्वारा, वो 2 प्रकार से प्राप्त की जाती है। पहला, ये जो पूंजी जो प्राप्ति जो करती है कंपनी, वो अपनी आवश्यकता के अनुसार करती है। यदि कंपनी संपूर्ण जो राशि अर्थात अंशों का जो पूरा जो मूल्य, पूरी रकम जो एक ही बार प्राप्त करती है, तो उस स्थिति में क्या प्रविष्टि करेगी। इसी प्रकार कई बार कंपनी के द्वारा जो पूंजी जो प्राप्त जो की जाती है, वह एक मुश्त प्राप्त न करके विभिन्न जो किस्तों में प्राप्त की जाती है। क्योंकि ये भी आप और हम जानते हैं कि कोई भी व्यवसाय ले लीजिए, उसमें पूंजी की एक साथ आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि थोड़े समय के पश्चात उसकी आवश्यकता होती रहती है। तो उसी के मुताबिक ये कंपनी स्वयं के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपनी संपूर्ण जो पूंजी है, रकम है, अंशों का जो अंकित मूल्य की जो रकम है, वो एक बार भी प्राप्त करती है या एक से अधिक किस्तों में प्राप्त करती है। तो देखिए, सबसे पहले अपन लेते हैं जब कंपनी के द्वारा प्रति अंश संपूर्ण जो राशि है वो एक मुश्त प्राप्त की जाए। तो देखिए, एक मुश्त जब राशि प्राप्त की जाती है, तो उस स्थिति में कंपनी के द्वारा अपनी लेखा पुस्तकों में क्या प्रविष्टि की जाएगी। तो देखिए, ये भी आपने पहले से पढ़ रखा है कि कंपनी की स्थिति में जब पूंजी जो प्राप्त की जाती है, तो उस स्थिति में जो शेयर्स होल्डर होते हैं, अंशधारी होते हैं, उनके व्यक्तिगत नाम का उल्लेख नहीं किया जाता है, बल्कि उसके लिए एक उनका जो प्रतिनिधि जो होता है, अर्थात जैसे कि शेयर कैपिटल अकाउंट है, वो सभी शेयर होल्डर्स का एक प्रतिनिधि अकाउंट होता है। तो उस प्रतिनिधि अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। उनके इंडिविजुअल अर्थात उनके व्यक्तिगत खाते को डेबिट और क्रेडिट नहीं किया जाता है। ठीक इसी प्रकार तो देखिए, सबसे पहले प्रविष्टि जो होगी वो ये होगी कि जब कंपनी के द्वारा जब संपूर्ण रकम एक मुश्त प्राप्त की जाती है, तो उस स्थिति में पहली जो प्रविष्टि होगी, प्राप्त होने रकम प्राप्त होने पर इसके लिए जो प्रविष्टि होगी, बैंक अकाउंट
DR2 शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो देखिए इस प्रविष्टि में क्या है कि अपन ने बैंक अकाउंट को अपन ने डेबिट किया है और शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को अपन ने क्रेडिट किया है। वो इसीलिए किया है क्योंकि कंपनी के द्वारा समस्त जो राशि है, टोटल जो राशि है, वो एक मुश्त प्राप्त की जाती है। ठीक है। इसी प्रकार जो दूसरी जो प्रविष्टि होगी वो होगी बंटन की, अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट पर, बंटन पर क्या प्रविष्टि होगी? बंटन पर क्या प्रविष्टि होगी? तो देखिए पहले अपने जिस खाते को क्रेडिट किया है उस खाते को अब अपन डेबिट करेंगे। ठीक है। और इसके लिए जो क्रेडिट जो किया जाएगा दूसरी प्रविष्टि में, वो किसको किया जाएगा? वो शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। आपको इसी के साथ में एक बात और अवश्य ध्यान में रखनी है कि कंपनी के द्वारा जिस प्रकार के अंशों का निर्गमन किया जाता है, जिस प्रकार के अंशों पर रकम प्राप्त की करती है, उसी शेयर्स के प्रकार को आप इस प्रविष्टि के सबसे पहले आप लिख देंगे। यदि इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिखा जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि प्रेफरेंस शेयर है तो आप प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट आप लिखेंगे। तो देखिए दूसरी जो प्रविष्टि होगी अलॉटमेंट के ऊपर, वो प्रविष्टि होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल। इस प्रकार से ये जो दूसरी प्रविष्टि होगी वो अलॉटमेंट पर ये प्रविष्टि की जाएगी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल। देखिए इस जब कंपनी के द्वारा संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त कर ली जाती है तो उसी स्थिति में एक प्रविष्टि और होती है। यदि प्रारंभ में यदि कंपनी को अधिक राशि प्राप्त हो गई है, अर्थात ज़्यादा राशि के लिए आवेदन राशि प्राप्त हो चुकी है, ज़्यादा अंश क्रय के लिए पब्लिक ने क्रय के लिए आदेश में राशि प्राप्त हो चुकी है और कंपनी के द्वारा कम अंशों का निर्गमन किया जाता है, तो उस स्थिति में कुछ अंशों के धारक जिनको राशि वापसी लौटाई जाती है, तो उस स्थिति में क्या होगी? तो उस स्थिति में यह प्रविष्टि होगी जब आधिक्य की जो राशि होगी और उस राशि को कंपनी के द्वारा कुछ शेयर होल्डर्स को रिटर्न की जाएगी, तो उस स्थिति में क्या प्रविष्टि होगी? रकम वापसी लौटाने पर तो देखिए अभी जो अपन ने एक प्रविष्टि की है, पहली प्रविष्टि में शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को अपन ने क्रेडिट किया है। ठीक अभी इस प्रविष्टि में क्या करेंगे? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक के खाते को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जिन अंशों के आवेदन किया था उनको कंपनी के द्वारा अंश इशू करने के लिए मना कर दिया है, इनकार कर दिया गया है, इसलिए उस राशि को वापसी रिटर्न करेंगे। तो इसके लिए जो प्रविष्टि होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR2 बैंक। ये स्थिति आ गई एक्सेस अमाउंट रिफंड टू शेयर होल्डर्स। तो इसके लिए ये 3 प्रविष्टियाँ होंगी और ये केवल उसी स्थिति में की जाएंगी कि जब कंपनी के द्वारा अंश का संपूर्ण जो मूल्य है वो एक मुश्त प्राप्त किया जावे। ठीक इसी में जो दूसरी स्थिति जो मैंने भी आपको बताई, दूसरी स्थिति कौन सी होगी?
कि जब कंपनी के द्वारा प्रति अंश रकम किस्तों में प्राप्त की जाए। तो देखिए, इसके विषय में अपन ने पूर्व चर्चा कर ली है। इस विषय में अपन ने पूर्व में चर्चा कर ली है कि इस स्थिति में संपूर्ण जो रकम है, जो उसका सम ऑफ उसका जो अंकित मूल्य है, जो उसका नॉमिनल जो वैल्यू है, वो उसकी संपूर्ण राशि कंपनी के द्वारा प्राप्त कर ली जाती है। तो देखिए, इसमें जो डिफरेंट है कि इसमें प्रति अंश जो किस्त की जो राशि है वो किस्तों में प्राप्त की जाती है। तो देखिए, इसमें जो प्रविष्टियाँ होंगी वो इस प्रकार से होंगी कि पहले जो प्रविष्टि की जाएगी वो एप्लीकेशन पर की जाएगी, आवेदन पर राशि की प्रविष्टि की जाएगी, और दूसरी स्थिति में होगी उस यदि कंपनी के द्वारा जितने अंशों के आवेदकों ने अंशों के लिए आवेदन किया है और कंपनी के द्वारा उन संपूर्ण जो अंशों के धारकों को यदि अंशों का निर्गमन कर दिया है, तो उस स्थिति के अंदर संपूर्ण राशि से प्रविष्टि कर दी जाएगी। ठीक है। इसमें एक स्थिति वो भी होती है कि ओवर सब्सक्रिप्शन, अधि अभिदान की स्थिति। ये स्थिति कब पैदा होती है कि जब कंपनी के द्वारा जब अंशों का निर्गमन किया जाता है और जितने अंशों का वो निर्गमन करना चाहती है उससे अधिक राशि के अंश क्रय के लिए जनता के द्वारा क्रय के लिए अभिदान किए जाते हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा? निश्चित रूप से यह है कि जो कंपनी जितने अंशों का निर्गमन करना चाहती है केवल उतने अंशों का इशू कर दिया जाएगा, और ठीक जितने ज़्यादा अंशों के लिए आधिक्य के लिए जो आवेदन जो प्राप्त हुआ है उस आवेदन की राशि को वापस लौटा दी जाएगी। ये कंपनी की विशेष पर निर्भर करती है कि वो किस प्रकार से इस प्रकार का निर्णय लेती है। हो सकता है कि कंपनी, जैसे उदाहरण के लिए एक कंपनी 10,000 शेयर इशू करना चाहती है और जनता ने जो क्रय के लिए जो आवेदन जो किया है वो 12,000 शेयर्स के लिए किया है। तो इसमें कंपनी अब ये 2,000 जो शेयर्स जो एक्सेस जो शेयर्स हैं उनको पूर्ण रूप से भी मना कर सकती है। उनके द्वारा जो आवेदन राशि प्राप्त हुई है उस आवेदन राशि को रिफंड कर सकती है। ठीक, पहला। इसी प्रकार वो ये भी निर्णय ले सकती है कि आनुपातिक आवंटन, जिसके लिए कि जिन्होंने 10 अंशों के लिए आवेदन किया है, जिन्होंने 12 अंशों के लिए आवेदन किया है उसको 10 अंश दिए जाएं। इसी प्रकार इसको इस प्रकार भी देखिए, कंपनी 10,000 शेयर्स इशू करना चाहती है और 12,000 जो शेयर्स है, ठीक है। तो इसको अपन इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि जिन अंशों के आवेदकों ने 6 अंशों के लिए आवेदन किया है उसको केवल 5 अंश दिए जाए। ठीक है। इसी प्रकार अभी मैंने आपको बताया कि ये सब कुछ जो निर्भर करता है वो कंपनी पर निर्भर करता है कि वो कौन सा निर्णय लेती है। इसी प्रकार एक निर्णय ये भी लिया जा सकता है कि जिन आवेदकों ने ज़्यादा अंशों के लिए आवेदन किया है, उदाहरण के लिए एक व्यक्ति है जिसने 100 अंशों के लिए आवेदन किया है, एक व्यक्ति जो बी है उसने केवल 50 अंशों के लिए आवेदन किया है। तो कंपनी ये भी एक निर्णय ले सकती है कि जिन अंशों के आवेदकों ने 100 से कम अंशों के लिए आवेदन किया है उनको पूर्णतया इनकार कर दिया जाए। तो कहने का आशय यह है कि ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति में, अधि अभिदान की स्थिति के अंदर जो निर्णय है वो कंपनी के द्वारा लिया जाएगा कि किन अंशों के आवेदकों को अंश दिए जाने हैं और किन अंशों के आवेदकों को रकम वापसी
लौटानी है। तो इसी प्रकार इसके लिए जो प्रविष्टियां भी होंगी वो सबसे पहले होगी आवेदन पर राशि प्राप्त होने पर। तो उसके लिए सबसे पहले जो वही प्रविष्टि होगी कि जो आपने एक मुश्त भुगतान प्राप्त करने पर जो आपने प्रविष्टि की है। सबसे पहले ऑन एप्लीकेशन जो प्रविष्टि होगी वो होगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि पहली जो स्थिति के अंदर जो अपन ने प्रविष्टि की थी उसमें अपन ने शेयर एप्लीकेशन के साथ में अपने अलॉटमेंट शब्द और यूज लिया था, लेकिन यहाँ अलॉटमेंट शब्द काम में नहीं लिया जाएगा, केवल यहाँ आप बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन काम में लिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार दूसरी जो प्रविष्टि जो एक मुश्त भुगतान प्राप्त करने पर आपने की थी कि जिस खाते को आपने पहली प्रविष्टि के अंदर क्रेडिट किया है उस खाते को डेबिट कर देंगे और उसके स्थान पर क्रेडिट किसे करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट को। ठीक है, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया कि जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है, शेयर फर्स्ट कॉल है, शेयर फाइनल कॉल है, ये खाते किस प्रकार के खाते हैं? ये खाते व्यक्तिगत खाते होते हैं, क्योंकि इनका जो संबंध किनसे होता है, व्यक्तियों से संबंधित होता है। ये व्यक्तियों के खाते का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए ये व्यक्तिगत खातों की श्रेणी में आते हैं। ठीक इसी प्रकार जो दूसरी जो प्रविष्टि होगी वो ये होगी आवंटन पर, अलॉटमेंट के ऊपर। अभी मैंने आपको ये भी बताया कि ये कंपनी के ऊपर निर्भर करता है कि वो किन अंशों के धारकों को अंश इश्यू करती है, किन अंशों के धारकों को रकम वापसी लौटाती है। जैसा ही आवंटन किया जाएगा उस स्थिति के अंदर आपने पहले जो प्रविष्टि है जिसमें आपने क्रेडिट किया है उसको आप डेबिट करेंगे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, ये दूसरी प्रविष्टि होगी। ठीक है, थर्ड जो प्रविष्टि इसी में यदि अधिअभिदान की स्थिति होती है और सब्सक्रिप्शन की स्थिति होती है, इसमें रकम वापसी लौटाई जाती है, तो उस स्थिति में थर्ड जो प्रविष्टि होगी वो कौन सी प्रविष्टि होगी? वो होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू बैंक। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू बैंक अर्थात जिन अंशों के आवेदकों को रकम वापसी लौटाई जा रही है उसके लिए प्रविष्टि कर देंगे। इसी प्रकार आगे जो प्रविष्टि होगी वो जो प्रविष्टि होगी अलॉटमेंट के ऊपर। तो आवंटन के लिए अलॉटमेंट की तिथि को जब राशि की मांग की जाती है तो उस स्थिति में प्रविष्टि की जाएगी, और उसके लिए क्या प्रविष्टि की जाएगी कि आपको सबसे पहले जो प्रविष्टि करनी है वो करनी है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। यदि आवंटन की ये प्रविष्टि करने के पश्चात आवंटन की संपूर्ण यदि रकम प्राप्त हो जाती है तो उस स्थिति में क्या करेंगे आप लोग कि जैसा कि इस प्रविष्टि में आपने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को आपने डेबिट किया है, तो अब इस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, उस खाते को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ऑन अलॉटमेंट डेट यानी आवंटन की तिथि को आप क्या प्रविष्टि करेंगे? जब आप रकम प्राप्त हो जाएगी उस तिथि को प्रविष्टि जो होगी वो इस प्रकार से होगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। थैंक यू। कल जो नेक्स्ट पार्ट आपको कल बताएंगे।